पेयजल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण। विश्व में पेयजल की उपलब्धि अत्यल्प है। इस नीले ग्रह में पानी की अधिकता दिखाई देती है, पर पेयजल कम है। यदि हम समस्त पृथ्वी के जल को आधी बाल्टी पानी या 5 लीटर पानी माने तो चाय की चम्मच के बराबर ही पेयजल है, क्योंकि ध्रुवों पर पाए जाने वाला, समुद्रों में पाए जाने वाला, जलवाष्प के रूप में पाए जाने वाला जल पेयजल नहीं है। पेयजल की समस्या समय, स्थान और सही मात्रा में उपलब्धि से है, अर्थात यह वितरण से, समय से और मात्रा से जुड़ी हुई है। भारतवर्ष में 117 सेंटीमीटर वर्षा होती है और लेकिन 92% जल तो सीधा बह जाता है, इसलिए पेयजल की कमी है। पेयजल का 70% भाग कृषि के रूप में प्रयोग होता है और शेष बड़ी मात्रा में उद्योगों में और बचा हुआ जल मानवीय उपयोग में आता है। विकासशील देशों में 22 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष जलजन्य रोगों से मरते हैं। 80% बीमारियां विश्व में जो हो रही हैं वो जलजन्य रोगों से हो रही है। भारत में तो 10 में से 9 व्यक्तियों को जलजन्य रोगों से ग्रसित पाया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि जल संरक्षण की बहुत आवश्यकता है बढ़ती जनसंख्या के लिए, क्योंकि भारतवर्ष जैसे देशों में, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि नहीं, विस्फोट की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से खाद्यापूर्ति चाहिए। इसलिए भी जल का संरक्षण अति अनिवार्य औद्योगिक विकास है, क्योंकि विकास से ही हम बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भारतवर्ष की 44% भूमि पर खेती हो रही है और इतने पर ही हो सकती है, अर्थात भूमि निश्चित है। इस निश्चित भूमि के कारण अब हमें द्विफसली क्षेत्र और त्रिफसली क्षेत्र अर्थात भूमि की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए जलापूर्ति करनी होगी। दूसरा, जो पारिस्थितिक तंत्र में विषमता पैदा होती है, ये विषमता जैसे पाला, ओला, अकाल, सूखा, बाढ़ आदि, अगर हम जल को नियंत्रित कर लें तो इनकी बारंबारता घट सकती है। पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये अपरिहार्य है। ये जीवित कारक के रूप में क्रियाशील, सबसे महत्वपूर्ण क्रियाशील कारक है, क्योंकि जिन स्थानों पर पर्यावरण प्रदूषित हुआ या जिन स्थानों पर पेयजल प्रदूषित हुआ अथवा जलीय चक्र में बाधा आई, वह स्थान वीरान हो गए। मध्य एशिया प्रागैतिहासिक युग में से ही वीरान है, जबकि वहीं मानव की उत्पत्ति हुई है। आज दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन और भारत के मद्रास शहर इस महासंकट से जूझ रहे हैं। इसलिए इस अनुपम, उच्चतम और अच्छे संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। सुप्रीम इकोनॉमिक वेल्थ, इसे ह्यूमन ज्योग्राफी में 1992 में ही कहा गया था। सबसे पहले सतही जल का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि इस संग्रहण से ही हम भूमिगत जल को भी स्थिर रख सकते हैं और सतही जल का सही उपयोग से पेयजल समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो वर्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, सतही जल की दृष्टि से देखें, तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो जहां वर्षा और वाष्पन बराबर हो रहा है, वह अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र है। जिन स्थानों पर वाष्पन अधिक हो रहा है, उत्सर्जन अधिक हो रहा है, वहां मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। गोबी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल इसके अंतर्गत है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक हो रही है और वाष्पन कम हो रहा है, वे आर्द्र इलाके हैं। इन आर्द्र इलाकों से
पानी अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों पे लाया जा सकता है। तो जल संरक्षण मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी करने पर वे भी अर्ध मरुस्थल में बदल जाएंगे और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र आर्द्र स्थानों में बदल जाएंगे यदि जल जो पारिस्थितिक तंत्र का आधार है उसका संरक्षण हो जाता है। ऐसा हुआ भी है। भारत के आर्द्र स्थान से जो पंजाब हरियाणा से जो नहरें निकाली गई, गंगा नहर के परिणाम स्वरूप राजस्थान का उत्तरी भाग गंगानगर उपजाऊ क्षेत्र हो गया। गेहूं का राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र हुआ, जो श्रेष्ठ अच्छी किस्म और अच्छी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो समतल क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये बंगाल जो अति समतल हैं, यहाँ नहरें बनाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो विषम क्षेत्र हैं जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड और पहाड़ी रीजन, इन स्थानों पर आधे जेपी सक्सेना ने अपनी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और बुंदेलखंड में लिखा कि तालाब बनाए गए, उससे जो आर्द्र इलाके थे पानी रुका तो वो अधोगति भूमि की नीची तल पर गया। नीचे तल पर जाने पर भूमि जल स्तर बढ़ा और वह क्षेत्र परिवर्तित हो गया, उसका पारिस्थितिक तंत्र जीवंत हो उठा, सक्रिय हो उठा। तो समतल क्षेत्र, फिर विषम क्षेत्र जो बुंदेलखंड में है इसका उदाहरण। तो और जो समतल इलाके हैं वहाँ जैसे मालवा क्षेत्र में नर्मदा का पानी इंदौर लाया गया, इससे पेयजल समस्या का समाधान हुआ। लेकिन इन जल का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है, अगर हम भूमिगत जल को देखें तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में लिखा हुआ है, हे पृथ्वी माँ, हम तुझसे उतना ही लेंगे जितना पुनरुत्पादन हो सके, पुनर्भरण हो सके। हम तेरी जीवन शक्ति पर कभी आघात नहीं करेंगे। हे माँ, तू जिसे पुनः पैदा कर सके उतना ही मैं ग्रहण करूंगा। इस तरह से हमने, लेकिन जो भूमिगत जल था इसका संरक्षण जब दोहन से अधिक होता है तो वही शोषण कहलाता है। शोषण से संसाधन भी घट जाते हैं और उनकी गुणवत्ता भी घट जाती है। तो अधिक दोहन ही शोषण है। भारत में प्रतिवर्ष प्रतिदिन 150 अरब घन मीटर पानी निकाला जा रहा है। यह शोषण के दुष्परिणाम तो देगा ही। भूजल तल इससे गिरता है, लवणता में वृद्धि होती है, संसाधन घटते हैं, गुणवत्ता का ह्रास होता है, पर्यावरण स्वास्थ्य और मानवीय स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है। इसके उपाय क्या हैं? शोषण और दोहन की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। हम किसी ट्यूबवेल की अगर सुविधा देते हैं खोदने की, तो अनियंत्रित जल शोषण की, जल के उपभोग की हम खुली छूट दे रहे हैं। तो शोषण और दोहन की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। अभी दिल्ली में, दिल्ली में और चेन्नई में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो निरंतर ग्रे स्टेज आती जा रही है, पानी खत्म होता चला जा रहा है, पानी 2000 फीट से नीचे चला जा रहा है, जहां तो ये जल का अत्यधिक दोहन है। अभी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में लवणता बढ़ती जा रही है, संसाधन घटते चले जा रहे हैं। मालवा की क्लाइमेट जो अच्छी थी, मालवा में जो सोयाबीन की फसल होती थी, तो सस्य प्रारूप में परिवर्तन आ रहा है, सस्य तीव्रता में परिवर्तन आ रहा है, सस्य उत्पादकता में फर्क आ रहा है। तो ये भू जल का गिरना
और लवणता में वृद्धि और घटते भू संसाधन, जल स्तर निरंतर घटता चला जा रहा है, गुणवत्ता में ह्रास आई जा रही है। आज फ्लोराइड से महाराष्ट्र ग्रसित है, आज क्लोराइड से राजस्थान ग्रसित है, आज आयरन तत्व से आसाम ग्रसित है, आर्सेनिक से बंगाल ग्रसित है। इस तरह से इन रोगों की वृद्धि। बीपी कुदिसिया ने अपनी पुस्तक वाटर पॉल्यूशन में लिखा कि जहां पारा, कैडमियम और एंटीमनी ज्यादा हो जाती है, वहां हड्डियों में विकृति पैदा होती है और लकवा और त्वचा में छाले पड़ते हैं। इस तरह से जहां मैग्नीशियम की अधिकता होती है, वहां याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो हम देखते हैं कि वह मानवीय स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो दूसरा है अनियंत्रित दोहन पर प्रतिबंध। अभी हम नलकूप खोदने पर प्रतिबंध लगाते हैं। अभी दिल्ली में आया कि कंक्रीट की सड़कें न बनाई जाएं, क्योंकि भूजल निरंतर गिर रहा है। निरंतर ये सीमेंट के बढ़ते जंगलों से पानी का दोहन तो बहुत हो रहा है, लेकिन शोषण उतना दोहन हो रहा है, लेकिन ये शोषण की भी पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया है। पुनर्भरण क्षमता या रिचार्ज का हमें ध्यान रखना चाहिए। कैसे रिचार्ज हो सकता है? वह हम वनस्पति क्षेत्र बढ़ा दें, वह जल भरण क्षेत्र बढ़ा दें तो पुनर्क्षण। सतही जल संरक्षण से भूजल थल बढ़ता है। जो स्थानांतरण से भी हम देखते हैं, जहां जल अधिक है वहां से जल नहरों के द्वारा शुष्क क्षेत्रों में लाया जा सकता है। नहरों द्वारा इसे पूरा कृत्रिम भरण, कृत्रिम तालाब से भी आ जाता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह अपरिहार्य है कि प्रदूषण नियम का सख्ती से पालन हो। जल प्रदूषण नियम 1974 23 मार्च को राष्ट्रपति के विशेष उससे लगाया गया, जिसमें था कि स्वास्थ्य, संपत्ति, पशु और वनस्पति को यदि नुकसान होता है तो बोर्ड ऐसे उद्योगों पर जिनसे वहित मल से, वहित जल से, अपशिष्ट से, अवशिष्ट से इन मानवीय स्वास्थ्य और संपत्ति को नुकसान होता है, उन्हें यह बंद कर सकता है, उन्हें विनियमित कर सकता है, उसको सुधार कर सकता है। इस तरह से इसे विशेषाधिकार दिए गए थे। लेकिन अशिक्षा के कारण, अनैतिकता के कारण, अधिक स्वार्थ के कारण, अनिवार्य आर्थिक विकास के कारण हमने इस जल का इतना शोषण किया। आज उद्योगपति जो उपचार का नहीं करते हैं अपने उद्योगों में, वे बाजार में सस्ता माल बेचते हैं। ये पर्यावरणीय अर्थशास्त्र से जुड़ा है, और जो उपचार करते हैं उपचार का मूल्य भी उस वस्तु में जुड़ जाता है और वो वस्तु महंगी हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अधिक स्वार्थी लोग अधिक लाभ उठा रहे हैं। तो प्रदूषण स्रोतों पर इनका नियंत्रण होना चाहिए। प्रदूषण स्रोत क्या है? जैसे कृषि से अब जल प्राप्त होता है, खनन से अब जल प्राप्त होता है, नगरीय क्षेत्रों से अब जल प्राप्त होता है और उद्योगों से अब जल होता है। यही जो अगर हम सोर्स पर ये लगा लें, जैसे वहित मल जल में भोपाल में हर 6 किलोमीटर दूरी पर महित जल के भोपाल झील में प्रयोग किए गए हैं। इस तरह से अगर हम करते हैं, अगर हम प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनको रोक लें, जो तालाब में जो नाले मिल रहे हैं, जो नदियां मिल रही हैं, उन नदियों में नाले मिल रहे हैं, इन नालों को ही अगर हम यही ट्रीटमेंट कर लें तो ये हो सकता है। दूसरा, जो प्रदूषण जन्य कारक हैं उनमें सबसे बड़ा संदूषित जल है। ये नगरीय क्षेत्रों में उभर के आता है, क्योंकि सेप्टिक टैंक का पानी जैविक प्रदूषण से ग्रसित हो जाता है। आज हमारी गंगा नदी, जिसमें ऐसे बैक्टीरिया थे जो प्रदूषक को खा जाते थे, गंगा नदी भी प्रदूषित हो गई है। तो हमें देखना होगा कि जलजन्य कारकों को हमें रोकना होगा।
प्रदूषण निवारक तकनीकी का विकास, ये अभी ऑस्ट्रेलिया ने विकास किया है। ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं शुद्धिकरण और जापान ने स्वयं शुद्धिकरण का प्रयोग किया है। जल में, प्रकृति में, पारिस्थितिक तंत्र में, हमारी देह में स्वयं रिपेयरिंग की, स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता है। अगर हम गंदे नालों को मोड़दार मार्गों से ले जाते हैं तो मिट्टी, हवा, पानी, जीव जंतु और वनस्पतियां उसे शुद्ध कर लेती हैं। 50% पानी को जापान ने शुद्ध किया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो 100% जल को शुद्ध किया है। इस तकनीकी को ऑस्ट्रेलिया ने तो जो सेप्टिक टैंक का वाटर है उसे भी मानवीय पेयजल के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। इस तरह से हमें नई नई टेक्निक अपनानी चाहिए। इसमें अगली है ऑक्सीकरण टैंक। कुछ शैवाल ऐसे हैं जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को पानी में बढ़ा देते हैं और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं इस तरह से। तो ऐसे शैवालों की वृद्धि करने पर हम देखते हैं आज बेंगलोर में झील में मिलने वाले जल के पहले वो आगे एक छोटा तालाब बनाते हैं जिसमें सीवेज का पानी, महित मलजल और उद्योगों का अपजल मिलता है। लेकिन ऐसे जलों को रासायनिक तत्वों से, रासायनिक विधियों से, कृत्रिम ऑक्सीकरण करने से, रासायनिक विधि से और शैवालों की वृद्धि से इसको हम शुद्ध कर सकते हैं। अभी जो बेंगलोर में हैं वो उनके वाटर शेड इलाके में, उनके कैचमेंट इलाके में मिलने के पूर्व ही एक छोटा सा तालाब बनाया है। ये तरकीब काफ़ी सफल है। शैवालों का पृथक्करण बाद में पेयजल के लिए हो जाता है। नीला थोथा या कॉपर सल्फेट के द्वारा शैवाल पृथक हो जाते हैं और वह पेयजल हो जाता है। भूगोलवेत्ता और भूगोल के छात्र और केमिस्ट्री के छात्र रसायन शास्त्र के साथ इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं कि जल की किस्म को ABC में बांट दें, ABCD। जैसे भोपाल का छोटी झील का जल वो D क्वालिटी का है तो वह रेल के इंजनों में प्रयोग हो सकता है। C क्वालिटी का जल सिंचाई के साधनों में हो सकता है। जो B क्वालिटी का जल है वो हमारे सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए हो सकता है। A क्लास का जल जो हम प्रयोग करते हैं मानक पेय के, उसे पेयजल के रूप में। भूगोलवेत्ता ये भी तय कर सकते हैं कि नदी की ऊपरी स्ट्रीम में, बहाव क्षेत्र में कहाँ से पेयजल लिया जाए, कहाँ बांध बनाया जाए, क्योंकि भूगोलवेत्ता जानते हैं कि जहाँ भूमि अंडुलेटिंग है, जहाँ भूमि असमतल है, वहाँ तालाब, बांध और झीलों का निर्माण सहज किया जा सकता है। पेयजल स्रोतों का इस तरह से भूगोल के छात्र संरक्षण कर सकते हैं। भूगर्भ के छात्र बता सकते हैं कि कहाँ फ्रैक्चर जोन है और कहाँ अंडरग्राउंड वाटर रिच है, क्योंकि जैसे तालाब ऊपर हैं ऐसे वे भी जमीन के नीचे भी तालाब हैं। तो वे तालाब कहाँ हैं? अभी टीकमगढ़ जिले में जेरोन और पृथ्वीपुर के बीच में ऐसा तालाब पाया गया है। ग्वालियर में भी ऐसा भूमिगत तालाब पाया गया है। नदियों के नीचे भी नदियां पाई जाती हैं। इस तरह से पेयजल स्रोतों का चयन किया। जैव नियंत्रकों की खोज अभी जापान और ऑस्ट्रेलिया में इतनी अधिक हुई है, उसमें जो डेविड ब्रेन नाम के विद्वान हैं, उन्होंने एक अलग शैवाल खोजा है, रिफांगोमोनास। यह जल को शुद्ध करता है। और जैसे ऐसे बायोलॉजी के छात्रों, जूलॉजी के छात्रों ने खोजा कि चंबल का पानी इसलिए शुद्ध है कि कछुए उसे शुद्ध करते हैं। जैसे गैम्बूसिया मछली मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, ऐसे जीव जंतुओं की खोज करके हम पेयजल को बदल सकते हैं। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें क्लोरीन और फिटकरी और पोटाश और सल्फर डालकर हम उन्हें छानते हैं, रेत से छानते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के अंतर्गत वाटर
भौतिक शुद्धियों से तो दूर हो जाता है, लेकिन जो घुलित रसायन हैं, तत्व हैं, धातुएं हैं, वे प्रभावी बनी रहती हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट के बाद वो पानी, क्योंकि क्लोरीन तो मात्र गया और उस पानी के अंदर छोड़ी गई और फिर उसने वहाँ के जीवाणुओं को नष्ट किया। हार्मफुल पैथोजेनस बैक्टीरिया या कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, इन्हें उसने नष्ट किया और नष्ट करने के बाद वो ऊपर चली गई। जो फिटकरी छोड़ी जाती है एलम, ये क्या करती है, फ्लोटिंग मटेरियल को तो वो ट्रीटमेंट में बाहर निकाल देते हैं, जो ये नीचे जैसे ही घोली जाती है ये एक जाल बनाती है और जाल बनाने के बाद जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, घुलित कण होते हैं, उनको वह अरेस्ट करती हुई, प्रग्रहित करती हुई उन्हें वो नीचे तली में बैठा देते हैं। इस तरह वो तली को भी साफ कर देते हैं, ऊपर भी साफ कर देते हैं। पोटाश जो डाला जाता है, लाल दवाई जिसे कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में कुओं में प्रयोग किया जाता है ताकि जीवाणुनाशक, सल्फर जीवाणुनाशक है। ये हमारे आयुर्वेद में लिखा है। घर पर भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर जो प्रदूषण हो रहा है उससे ज़्यादा प्रदूषण तो हमारे घर के बर्तनों में ही हो जाता है। जैसे बताया गया है आयुर्वेद में कि ताम्रपत्र में रखा हुआ जल अमृत हो जाता है, खट्टी वस्तुएं विष हो जाती हैं, दूध मदिरा हो जाता है। लेकिन अगर कोई तांबे का ही अधिक प्रयोग करेगा तो यूरिया निर्माण अधिक होगा, उसे तनाव ज्यादा होगा, त्वचा संबंधी उसे रोग हो जाएंगे। तो दुरुपयोग बहुत, जैसे तुलसी की पत्ती है वो बैक्टीरिया वायरस को खत्म करती है, नीम की पत्ती फंगस नाशक है, और कीटाणुनाशक, फंगस नाशक, कीटनाशक सबसे बड़ी मात्रा में जल को प्रदूषित करते हैं। इन्हें नीम और तुलसी और ताम्रपत्र इनको मार देता है। उबाल कर भी पानी, जहां तक पानी संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। लेकिन आरओ का पानी जो वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, आरओ का पानी प्योर तो है, अशुद्धियों से तो वो अलग हो गया है, लेकिन वह हेल्दी वाटर नहीं है। जो खनिज जल है, खनिज भी वाटर में होना अपरिहार्य है। जैसे कैल्शियम अगर पर्याप्त मात्रा में है तो वह तंत्र को मजबूत करेगा, दांत पुष्ट करेगा, हड्डी को मजबूत बनाएगा। यदि लौह तत्व 12 ग्राम है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी। तो एक निर्धारित मात्रा में खनिज तत्व होना भी जरूरी है। उनका अधिक और उनकी कमी दोनों तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। मानक पेयजल में भारत की स्थिति बहुत कमजोर है। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यह विश्व के 120 देशों में इसका 120वां स्थान है। जल उपलब्धता की दृष्टिकोण से ये 122 विश्व के देशों में 120वां स्थान है, और जल गुणवत्ता की दृष्टिकोण से इसका 133वां स्थान है। प्योर शुद्ध जल तो यूएसएसआर, यूएसए और कनाडा में ही उपलब्ध हो पाता है, लेकिन हम प्योर जल की उपलब्धि बांग्लादेश, यूएई, अरब कंट्रीज और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। इस तरह से पेयजल बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 10 में से 9 व्यक्ति जलजन्य रोगों से ग्रसित होते हैं। बिना ट्रीटमेंट किए हुए पानी पीना भारत में वर्जित है। धन्यवाद।